सर वीडियो कैसे शेयर करूं मैं, ये बताइए ना। मेरा पीपीटी कैसे शेयर करूं? हेलो। 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 पीपीटी दिख रहा है क्या? अच्छा सर, अच्छा जी सर। ठीक सर। प्रिय साथियों, आज की चर्चा में भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप में आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई और महाद्वीपों की ये आकृति कैसे बनी। आज की इस लाइव चर्चा में हम आज की इस लाइव चर्चा में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और महाद्वीपों की ऐसी आकृति कैसे बनी। आज इसी टॉपिक पर हमारा हमारी इस चर्चा का उद्देश्य है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन एंड कॉज ऑफ सच शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और महाद्वीपों की ऐसी आकृति क्यों बनी। आज की चर्चा में हम ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस बात पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि हमारा सौर मंडल कैसे बना, सूर्य कैसे बना। इससे पहले हमने दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स नाम की हमारी चर्चा में बताया था कि तारे कैसे बनते हैं, ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब ब्रह्मांड कसता है, ट्विस्ट होता है, टाइट होता है, तो उसके सेंटर पर एक ब्लैक होल उत्पन्न होता है। वो ब्लैक होल समय के साथ में अलग अलग प्रकार के तारों में बदलता है और वो तारे धीरे धीरे अलग अलग स्टेज से गुजरते हुए फिर सूर्य की अवस्था में आते हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा जो बताया जाता है, यानी कि निहारिका सिद्धांत के द्वारा ये जो बताया जाता है कि सूर्य की उत्पत्ति गैस डस्ट और पार्टिकल के क्लाउड से हुई, यानी गैस धूल और कणों के बादल से हुई, और वो बादल इकट्ठा होकर के और उसमें फिर एक्रीशन में पदार्थ टकरने लगा और वो पदार्थ के टकरने से फिर प्लैनेट्स बने और प्लैनेट्स के साथ साथ फिर बाद में चंद्रमा और दूसरे। तो आज की चर्चा में हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ये सौर मंडल के उत्पत्ति का जो तरीका है ये एकदम गलत है।
ऐसा सौरमंडल का उत्पत्ति का जो सिद्धांत सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस जो कांट और लाप्लास ने दिया था, हम उससे बिल्कुल एग्री नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है इस तरह से उत्पन्न नहीं हुआ था, ना ही हमारी पृथ्वी का जन्म जो है इस तरह से हुआ था। इसी तरह से हम ये भी कहना चाहते हैं कि पृथ्वी के जन्म का ये जो सिद्धांत है, पृथ्वी के जन्म का ये जो सिद्धांत है और ग्रहों के जन्म का ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, वो करेक्ट नहीं है। वो करेक्ट क्यों नहीं है, इसी पर हम अपनी बात कहेंगे। वास्तव में हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति को हम एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि हमारा सूर्य पहले बड़ा था, यानी कि पृथ्वी का जो ये ग्रहों का जन्म का जो तरीका हम नया बताना चाहते हैं, उसमें हम एक नई बात ये जोड़ना चाहते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति भी थिया नाम के किसी मंगल जैसे ग्रह के टकराने से नहीं हुई। अगर ऐसा होता है तो मंगल के दो चंद्रमा कैसे बने, या बृहस्पति के जो अब तक 79 यानी 79 चंद्रमाओं की खोज हुई है वो कैसे बने, इसी तरह से शनि ग्रह के 82 चंद्रमा 82 चंद्रमा कैसे बने। और इससे आगे बढ़ते हैं कि इसी तरह से जो नेपच्यून और यूरेनस है, उनके चंद्रमाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका एप्रोप्रिएट जवाब अभी तक नहीं है, इसका सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। हम कहना चाहते हैं कि वास्तव में ना तो चंद्रमा, जितने भी सौरमंडल के चंद्रमा इस तरह से उत्पन्न होते हैं, ना ही टक्कर से उत्पन्न होते हैं, और ना ही क्षुद्र ग्रहों के टकराने से इस तरह से पृथ्वी और ग्रहों का जन्म होता है। हम एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि हमारा जो सौरमंडल है वो पहले बड़े आकार में था, यानी कि हमारा सौरमंडल पहले बड़े साइज में था, उससे पहले ये और बड़े साइज में था। इस तरह से हमारे सौरमंडल के अतीत में जाएं तो हमारा सूर्य पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। इस तरह से हमारा सूर्य एक भीम का तारा था, और सौरमंडल के जो दूसरे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और इस तरह से प्लूटो, ये सभी बड़े आकार में थे। हम सौरमंडल के अतीत में जा रहे हैं और इस तरह से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है वो अतीत में कुछ बड़े साइज में था। इस तरह से अगर और भविष्य की बात करें तो हमारा जो सूर्य जो है वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ते हुए सिकुड़ता जाएगा, यानी सूर्य अभी जिस आकार में है वो सिकुड़ करके भविष्य में एक छोटे तारे, लो मास स्टार में बदल जाएगा, और उससे आगे बढ़े तो वो तारा और छोटे तारों में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से और आगे बढ़ने पर सूर्य भविष्य में एक हॉट जुपिटर, और हॉट जुपिटर से आगे और बढ़े तो वो जुपिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो सौरमंडल का जो ग्रह हैं उनका जन्म कैसे होता है। यानी जब सूर्य बहुत बड़ा भीम का तारा था तो दूसरे ग्रह भी बड़े थे, बड़े साइज में थे, उनका द्रव्यमान ज़्यादा था, उनकी ग्रेविटी ज़्यादा थी, उनका साइज भी बहुत बड़ा था, और इस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी पावरफुल था। और तो हमारा जो सूर्य है भविष्य में सिकुड़ता हुआ एक कम द्रव्यमान के तारे में और कम आकार के तारे में, इस तरह से भविष्य में और दूसरे द्वार तारों में, इस तरह से फिर हॉट जुपिटर में, फिर जुपिटर में, और ये आगे बढ़ने पर हम ये कहना चाहते हैं
कि सूर्य भविष्य में बृहस्पति के बाद में शनि में बदल जाएगा और शनि भविष्य में धीरे धीरे यूरेनस, नेपच्यून और फिर सुपर 8 में बदलता हुआ ये सूर्य अंततः पृथ्वी जैसा हो जाएगा। यानी हमारे सौर मंडल का आकार घटता जाएगा, तो उसके साथ साथ दूसरे ग्रहों पर भी फर्क पड़ेगा। नासा का केपलर मिशन हम इसका आधार मान सकते हैं, और नासा के केपलर मिशन के अनुसार बृहस्पति और सूर्य के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, और बृहस्पति और शनि के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, शनि और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर 8 के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, और इस तरह से सुपर 8 और पृथ्वी के बीच के भी ग्रह मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से धीमी गति से हमारे इस सौर मंडल में हमारी जो ये पृथ्वी है, पहले बड़ी थी और बड़ी थी और बड़ी थी, इस तरह से ये सुपर 8 थी, मिनी नेपच्यून थी, फिर नेपच्यून थी, नेपच्यून से भी बड़ी थी, इस तरह से गैस दानव ग्रह थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत धीमी गति से बृहस्पति अनंत काल तक बृहस्पति ग्रह नहीं रहेगा, और इसी प्रकार से शनि ग्रह भी अनंत काल तक शनि ग्रह नहीं रहेगा। नेपच्यून और यूरेनस में भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति में जो रासायनिक और भौतिक बदलाव हो रहे हैं, तो उसमें बृहस्पति आगे सिकुड़ता जाएगा, उसकी ग्रेविटी कम होती जाएगी, उसका तापक्रम कम होता जाएगा, और इस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर होता जाएगा। इस प्रकार से उसका आकार, द्रव्यमान, सभी गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता जाएगा, और वो शनि ग्रह में, फिर यूरेनस, नेपच्यून, सुपर 8 और फिर पृथ्वी में बदलता जाएगा। इस दौरान जैसे जैसे ये ग्रहों में परिवर्तन होगा, कन्वर्जन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो साथ साथ में क्या है कि इसका वायुमंडल का निर्माण होगा। इस पे साथ साथ बृहस्पति ग्रह एक समय बाद में धीमी गति से शनि में जैसे बदलेगा, तो उसमें जो रासायनिक और भौतिक बदलाव होंगे वह धीरे धीरे क्या है कि यूरेनस और नेपच्यून में इस तरह से धीरे धीरे बदलने पर सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक गैस दानव ग्रह धीमी गति से मिनी नेपच्यून, और इस प्रकार से अभी हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने देखा है कि एक डिम होते हुए तारे के चारों ओर घूमते मिनी नेपच्यून में धीरे धीरे बदलाव होते हुए उसमें सुपर 8 जैसी अवस्था निर्मित हो रही है। इस तरह से हमारी ये पृथ्वी जो है, इस पे जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है, वो धीमी गति से सूर्य के बृहस्पति में, बृहस्पति के शनि में, शनि के यूरेनस में, यूरेनस के नेपच्यून में, और नेपच्यून के सुपर 8 में, और सुपर 8 से पृथ्वी में। कृपया ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। हम पृथ्वी के जन्म के एक नए तरीके को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके से जो पृथ्वी का जन्म होता है, ग्रहों का जन्म होता है, वह एक नया प्रकार का विचार है और एक नई प्रकार की हम बात कर रहे हैं। और इसमें हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है, वो अब तक जो अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, वो एक गलत अवधारणा है। इस तरह से महाद्वीप और महासागर उत्पन्न नहीं हुए थे। यानी पृथ्वी के जन्म का नया सिद्धांत देते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी कैसे शुरू होती है, प्लेट टेक्टोनिक कैसे शुरू होता है, लिथोस्फीरिक सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, महाद्वीप और महासागर कैसे बनते हैं। हम एकदम नए तरीके से इसको बता रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। इस प्रकार से जब महाद्वीपों का जन्म होता है, महासागरों का जन्म होता है, तो एक ग्रह सिकुड़ता हुआ धीमी गति से अनेक जगह पर, जब ये इस प्रकार से सिंक होता है अनेक जगह पर, तो महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण होता है। देखिए ध्यान से कि इस प्रकार से जो एक सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से रासायनिक बदलाव होते हैं। बृहस्पति अनंत काल तक बृहस्पति ग्रह नहीं रहेगा,
या शनि ग्रह अनंत काल तक शनि ग्रह नहीं रहेगा, यूरेनस और नेपच्यून भी अनंत काल तक इस तरह से इस अवस्था में नहीं रहेंगे। बस दीपक जी आप ध्यान से सुनिए, इस तरह से जब हम देखते हैं कि नेपच्यून का भविष्य क्या है, यूरेनस का भविष्य क्या है, सैटर्न का भविष्य क्या है, जुपिटर का भविष्य क्या है, इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं नेपच्यून एक समय बाद में मिनी नेपच्यून में बदल जाएगा और मिनी नेपच्यून धीरे धीरे सुपर आर्थ में और इस तरह से धीरे धीरे पृथ्वी का अस्तित्व आएगा। क्योंकि नासा के केपलर मिशन को अगर ध्यान दें या दूसरे अभियानों में जिस प्रकार से अनेक प्रकार के ग्रहों की खोज हुई है, और ये भी मैं बताऊं कि ग्रहों की खोज होती जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम रुक गए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने ग्रहों की खोज हुई है, उन सभी ग्रहों को हम क्रमिक ढंग से रखें, उनका स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के जन्म का तरीका और ग्रहों के जन्म का तरीका बदल जाता है। इससे फिर यह भी मालूम पड़ता है कि कॉलिजन थ्योरी गलत है और इस प्रकार से चंद्रमाओं की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप और महासागर बने वो एक लंबी रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है, इस तरह से कन्वर्जन का परिणाम है। इस तरह से जो ग्रह जो है एक दूसरे में बदलते हुए धीरे धीरे सिकुड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म जैसे होता है, या हम देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे जो सोलर सिस्टम मिले हैं, जो तारामंडल मिले हैं, उनमें अनेक ग्रह मिले हैं। उन ग्रहों को देखने पर मालूम पड़ता है कि वास्तव में धीमी गति से किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए एक ग्रह दूसरे ग्रह अवस्था में परिवर्तित होता जाता है। यानी बृहस्पति एक समय बाद में शनि में बदलेगा, शनि यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर आर्थ में, सुपर आर्थ से पृथ्वी में। तो इस रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के दौरान धीमी गति से पानी भी छटता जाएगा, हवाएं भी अलग, वायुमंडल का निर्माण होगा। इस प्रकार से धीमी गति से ओजोन लेयर बनेगी और इस प्रकार से बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हम एआई ऑपेरिन की थ्योरी को और पीछे ले जाते हैं, तो इस प्रकार से धीमी गति से जैविक विकास भी होगा। यानी कार्बोहाइड्रेट जो डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार से धीमी गति से एक ग्रह का जैविक विकास भी होता है। कहने का मतलब यह है कि हम और आगे बढ़ें तो पता चलता है कि वास्तव में एक ग्रह का रूपांतरण दूसरे ग्रह में होते हुए इस तरह से पृथ्वी का जन्म जब होता है तो महाद्वीप और महासागर उत्पन्न होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाता है तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करके और एक नई हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक तारा बड़ा था, भीम का तारा था, और वो सिकुड़ता हुआ छोटे तारों में, और छोटे तारों से फिर वो आगे सूर्य जैसे तारों में, इस प्रकार से फिर वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर आर्थ से अर्थ में बदला, और इस प्रकार से एक ग्रह का निर्माण हुआ। तो ये इस प्रकार से जब परिवर्तन चलता है तो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट का निर्माण होता है और प्लेट टेक्टोनिक्स का स्टार्टिंग होता है। इस प्रकार से धीमी गति से एक ग्रह पर महाद्वीप और महासागर उत्पन्न होते जाते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि वास्तव में जो महाद्वीप और महासागर बने, लेकिन ये ऐसी आकृति में कैसे आ गए? वास्तव में इनकी ये शेप जो है महाद्वीपों की, जो ये आकृति है, ये महाद्वीपों की ये जो आकृति ऐसी कैसे बन गई? वास्तव में हम देखें सूर्य में, तारों में, दूसरे बड़े तारों में, तो उनमें देखने पर पता चलता है कि उनमें डिफरेंशियल रोटेशन होता है। यानी अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग वेलोसिटी से पदार्थ चलता है। सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, सोहो और स्टीरियो के जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, उनसे पता चलता है कि उनके चित्रों से, उनके वीडियो से पता चलता है कि सूर्य जो है वास्तव में ट्विस्ट हो रहा है, टाइट हो रहा है। अगर सूर्य के सभी चित्रों को ध्यान से देखें तो सूर्य जो वास्तव में जो है घूर्णन नहीं करता है, सूर्य में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रही है। सूर्य के नॉर्थन और साउथन पार्ट में अपोजिट डायरेक्शन में पदार्थ चल रहा है। ये डिफरेंशियल रोटेशन के कारण है। और आगे चलते हैं तो दूसरे छोटे तारों में अंततः हम बृहस्पति ग्रह में देखें तो बृहस्पति ग्रह के
अलग अलग अक्षांश पर यानी अलग अलग लेटीट्यूड पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वास्तव में इसमें जो वायुमंडल है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, वो एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। बृहस्पति ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ध्यान से देखिए आप। अगर आप इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ध्यान से देखेंगे, आपको पता चलेगा दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। और इसी प्रकार से अगर सैटर्न में देखें तो अलग अलग अक्षांश पर, अलग अलग लेटीट्यूड पर, अलग अलग वेलोसिटी से जो पदार्थ की मूवमेंट हो रही है, इस तरह से हम देखें तो शनि ग्रह में जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से जो पदार्थ की गति हो रही है, इस प्रकार से पदार्थ चल रहा है, रोटेशन जो डिफरेंशियली हो रहा है, वो आगे चल के किस प्रकार से और देखें कि यूरेनस और नेपच्यून में भी इसी प्रकार से हम देख सकते हैं उसके स्वर्लिंग जो एटमॉस्फेरिक मोशन को देखते हैं, तो ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि सैटर्न के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है और उसके अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से पदार्थ जो है वो चल रहा है। तो अगर इस तरह से हम देखते रहें तो आगे हम पृथ्वी की स्थिति पर पहुंचें, यानी कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जो इसका पूरा वायुमंडल है, उस पर जो है डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है। और अगर आप इसके महाद्वीपों में ओशियन वाटर करंट को देखें, यानी कि पृथ्वी पर जो महासागरों के पानी में मूवमेंट देखें, उस पर भी डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है। वास्तव में ये कोरोनल फोर्स के कारण नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि तारे धीरे धीरे ग्रह में बदलते हैं, गैस जिएंट प्लैनेट में बदलते हैं, और वो गैस जिएंट प्लैनेट रॉकी प्लैनेट में बदलते हैं। इस तरह से धीमी गति से वायुमंडल बनता है, वायुमंडल इस प्रकार से गति करता है, और इस प्रकार से पानी पर भी वो डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव होता है। इस प्रकार से और धीमी गति से आगे बढ़ने पर देखते हैं कि जो महाद्वीप है वो धीमी गति से आकृति लेते हैं। यानी कि महाद्वीपों की आकृति का कारण यह है कि जो डिफरेंशियल रोटेशन सूर्य में, बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस में, नेपच्यून में, सुपर अर्थ में, वही पृथ्वी पर होता है। यानी कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की ऐसी आकृति का कारण यह है क्योंकि लॉन्ग टाइम तक डिफरेंशियल रोटेशन चलता रहता है। वो डिफरेंशियल रोटेशन आगे जाकर के अफ्रीका को और साउथ अमेरिका, दूसरे महाद्वीपों यानी कि नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और इस प्रकार से अगर दूसरे छोटे बड़े द्वीपों को देखें, और इसी प्रकार से हवाई टापू को देखें, एशिया को देखें, और इस प्रकार से इंडिया को भी देखें, तो इनकी आकृति का कारण यह है कि वास्तव में लंबे समय तक जो डिफरेंशियल रोटेशन चल रहा है, जिस प्रकार से जो महाद्वीप और महासागर उत्पन्न हुए, उसी धीमी गति से आगे चलते जाने पर हम देखते हैं कि वो डिफरेंशियल रोटेशन महाद्वीपों को ऐसी आकृति प्रदान करता है। यानी कि इस चर्चा में हम ये कहना चाहते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है कि महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस प्रकार से एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कभी भी नहीं था। अगर हम पृथ्वी के जन्म के इस नए तरीके को देखें, सौर मंडल के बनने और इसके विकसित होने के नए तरीके को देखें, और इस तरह से धीमी गति से अगर हम देखें कि कैसे धीमी गति से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ से अर्थ में अंततः ये महाद्वीप सॉलिड क्रस्ट के फॉर्मेशन के साथ और इस प्रकार से आकृति लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बृहस्पति और पृथ्वी की तुलना की जाए और उसके वायुमंडल में जो मूवमेंट है, उसके एटमॉस्फेयर में जो मूवमेंट है, तो वो इसी डिफरेंशियल रोटेशन के कारण इसी तरह से पृथ्वी पर भी हुआ। यानी पृथ्वी एक समय सुपर अर्थ थी, उससे पहले और बड़ी थी, यानी मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से भी और बड़ी यानी कि नेपच्यून थी, नेपच्यून से और बड़ी यूरेनस, यूरेनस से और बड़ी सैटर्न, सैटर्न से और भी बड़ी थी बृहस्पति। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे मेरा बेस है, मैं बिना बेस के नहीं कह रहा हूँ। अगर ग्रहों की तुलना की जाए,
हमारे सौर मंडल के ही नहीं बल्कि दूसरे सौर मंडल के ग्रहों की तुलना की जाए तो पृथ्वी के जन्म का, ग्रहों के जन्म का, सौर मंडल के बनने और विकसित होने के तरीका एकदम बदल जाता है। और इससे महाद्वीप और महासागर कैसे बनते हैं ये एक नए तरीके से समझ में आता है। अब और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव हमारे इस पृथ्वी पर, महाद्वीपों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर आप हमारे इस पृथ्वी पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, जैसे छोटे बड़े द्वीप और महाद्वीप है, बड़े महाद्वीप है, उनकी आकृति को ध्यान से देखें। आप देखिए कि हवाई द्वीप में बैंड है, ये क्या कारण है? ये डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है। इसी प्रकार से मेडागास्कर में ये जो ये इसके पूर्व दिशा में मॉरिशस के ऊपर इस प्रकार से ये देखिए आपके सामने ये बैंड है, ये अफ्रीका के इस तरफ पूर्व दिशा में ये बैंड है, समुद्र के अंदर इस प्रकार का बैंड है। इंडिया भी बैंड हुआ है। इसी प्रकार से आप देखिए कि एशिया के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है नोविया जेमिलिया, वो भी बैंड हुआ है। अगर आप ड्रैग पैसेज देखें, यानी कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ड्रैग पैसेज है, उसमें भी डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है। ये बैंड क्यों है? ये ट्विस्टिंग टाइटनिंग के कारण है, ये डिफरेंशियल रोटेशन के कारण है। इस प्रकार से अगर आप और देखें उत्तर अमेरिका और इस प्रकार से अगर आप देखें कि अंटार्कटिका में इस प्रकार से आकृति कैसे बनी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मैक्सिको और इसके आसपास के छोटे बड़े जो द्वीप हैं उन कैरिबियन और उनकी आकृति कैसी बनी। इसी प्रकार से ग्रीनलैंड के इस तरफ आप देखिए कि कनाडा और इस प्रकार से क्यों बैंड है। न्यूजीलैंड में इस प्रकार का बैंड ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वास्तव में डिफरेंशियल रोटेशन जो है रेमिनेंट के रूप में आज भी मौजूद है। इसी प्रकार से अफ्रीका की आकृति इस प्रकार से बैंड हुई हुई है। आगे देखें तो फिलीपींस और कंबोडिया और दूसरे जो छोटे बड़े द्वीप हैं जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में दिखाई दे रहे हैं, इनमें बेंडिंग है। ये डिफरेंशियल रोटेशन का स्पष्ट रूप से प्रभाव है। अगर आप मिड अटलांटिक रिज को देखें, वास्तव में ये क्या कारण है कि मिड अटलांटिक रिज जो इस प्रकार से बैंड एस प्रकार की शेप की तरह है, तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल रोटेशन बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस में, नेपच्यून में, सुपर 8 में और इस प्रकार से अर्थ में अंततः प्रकट हुआ। कहने का मतलब यह है कि महाद्वीपों की ऐसी आकृति कैसे बनी, उसका कारण सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्फ्रेड वेगनर जो ये सिद्धांत दे रहे हैं कि पैंजिया सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और वो धीरे धीरे खंडित होकर के दूर हटते गए और इस प्रकार से वर्तमान आकृति शेप में आ गए, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। और महाद्वीपों की ऐसी आकृति का कारण लंबे समय तक डिफरेंशियल रोटेशन के कारण इस प्रकार से धीमी गति से महाद्वीपों की ऐसी आकृति बनी। तो प्रश्न ये उठता है कि सिमिलर फॉसिल्स कैसे मिले, एक जैसे प्लांट्स, एक जैसे जीव जंतु, इनके मिलने के पीछे क्या कारण है? वास्तव में कारण यह है कि लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से जो जानवर और पेड़ पौधे हैं वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पहुंच गए। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए धीमी गति से डिफरेंशियल रोटेशन ने फॉसिल्स और इस प्रकार से मिनरल्स और इस प्रकार से रॉक्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे दो भिन्न कॉन्टिनेंट पर एक जैसी पाई जाती है। इसके पीछे डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका को इस प्रकार से एक दूसरे में कोस्ट लाइन इनकी फिट होती है, तो इसका कारण सुपर कॉन्टिनेंट नहीं है। ना तो पेंजिया जैसा कोई सुपर कॉन्टिनेंट था और ना लॉरेशिया और गोंडवाना जैसा कोई कॉन्टिनेंट इस प्रकार से थे। वास्तव में अल्फ्रेड वेगनर इस प्रकार से गलत हैं। ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इस प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा धीमी गति से महाद्वीप और महासागर बने और उनकी आकृति डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से ऐसी बनती गई। जो जुपिटर में है, सैटर्न में है, यूरेनस में, नेपच्यून में धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन हुआ, धीमी गति से महाद्वीपों की ऐसी आकृति बनी। इस प्रकार से हिंद महासागर में ये
बताया जाता है कि इंडिया जो है सरकता सरकता एशिया से आके टकराया, और इस प्रकार से जो निशान है हिंद महासागर में वो इंडिया के सरकने से है। वास्तव में इसका कारण अलग है, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि हिंद महासागर में जो ये निशान बताए जाते हैं ये ट्विस्टिंग के कारण है, डिफरेंशियल रोटेशन के कारण है। इस तरह से जो ये महाद्वीप है और इस प्रकार की आकृति में कैसे आए हम ये बता रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि इंडिया इस प्रकार से बैंड हुआ हुआ क्यों है, इंडिया की आकृति ऐसी क्यों है, भारत की आकृति ऐसी क्यों है, इस प्रकार से ट्विस्ट हुआ हुआ लगता है, तो गुजरात को देखें और इस प्रकार से भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ, लगभग सभी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव ने अंततः इंडिया को बेंड कर दिया, और श्रीलंका जो है वो पूर्व की तरफ इस तरह से सिरका हुआ जो हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे अफ्रीका है उसके मेडागास्कर है, और इस प्रकार से कई हम देखते हैं कि कई जो महाद्वीप हैं उन पर डिफरेंशियल रोटेशन का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ भी सरकता है और थोड़ा पूर्व की तरफ भी सरकता है, थोड़ा पश्चिम की तरफ भी सरकता है और दक्षिण की तरफ, यानी इंडिया लगातार नॉर्थ की तरफ नहीं बढ़ रहा है, और हिमालय जो है वो ऊंचा उठ नहीं रहा है, लगातार ऊंचा उठ नहीं रहा है। हिमालय जो है वो नीचा भी सरकता है। इस प्रकार से जो पर्वतमालाएं हैं जो हिमालय की वो नीचे भी सरकती है। इस तरह से इंडिया का मूवमेंट जो है वो लगातार नॉर्थ साइड में नहीं है। ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं, इसके पीछे हमारा रीजन यह है कि डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से पृथ्वी जो है मरोड़ी जा रही है, निचोड़ी जा रही है। और इस तरह से अगर हम और आगे देखें तो ये जो अंटार्कटिका की शेप है, अंटार्कटिका की ये शेप ऐसी क्यों बनी, यानी अंटार्कटिका इस आकृति का कैसे बन गया। जैसे हम बता रहे हैं कि अन्य महाद्वीप इस आकृति में आए, इसके पीछे क्या कारण है। इसी प्रकार से आर्कटिक रीजन में अगर आप देखें ग्रीनलैंड की ऐसी आकृति क्यों बनी। इसी प्रकार से आप देखें कि छोटे बड़े द्वीप हैं उनकी आकृति ऐसी क्यों बनी। इसका पीछे मूल कारण यह है कि जो हम बृहस्पति के पोल्स पर देख रहे हैं, जो हम सैटर्न के पोल्स पर देख रहे हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर देख रहे हैं बृहस्पति और शनि के, इस प्रकार से यूरेनस और नेपच्यून के, वही पृथ्वी पर भी हुआ। उसी के कारण अंटार्कटिका की ऐसी आकृति बनी। उसी के कारण आगे हम देखें तो आर्कटिक रीजन में भी इसका प्रभाव पड़ा। यानी अगर सैटर्न के दोनों पोल को देखें तो अपोजिट मूवमेंट होता है। इसी प्रकार से यूरेनस में भी देखें तो ये अंटार्कटिका की आकृति का कारण ये है क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से मूवमेंट करते हैं। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की आकृति का मूल कारण लंबे समय तक चलते डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव के कारण इस प्रकार से महाद्वीपों की आकृति बनी। इस तरह से हम इस चर्चा में हम ये कहना चाहते हैं कि महाद्वीप और महासागर कैसे उत्पन्न हुए और उनकी आकृति ऐसी बनी, ऐसे कैसे बनी, ऐसी क्यों बनी। इसके पीछे कारण जो है वो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी नहीं है। सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था, ना ही सुपर कॉन्टिनेंट खंडित होकर के इस प्रकार से महाद्वीपों को जन्म देता है, ना तो इस प्रकार से किसी प्रकार की महाद्वीप और महासागर की उत्पन्न होने की प्रक्रिया चली। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्फ्रेड वेगनर ने लार्ज स्केल पर पूरे यूनिवर्सल सिस्टम को नहीं देखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगोल वेता है, वो ध्यान से देखें कि अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, वहां पर कैसे चल रहा है, कैसे ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है, कैसे धीरे धीरे तारे जो हैं वो दूसरे तारों में सिकुड़ते हुए बदल जाते हैं, और तारे जो हैं वो धीरे धीरे गैस दानव ग्रहों में, और गैस दानव ग्रह धीरे धीरे रॉकी प्लैनेट में जैसे जैसे बदलते हैं उस तरह से धीमी गति से महाद्वीपों का विकास होता है और महाद्वीप और महासागरों का जन्म होता है। महाद्वीप और महासागर बनते हैं। और इसी इनमें अगर हम देखें कि डिफरेंशियल रोटेशन जो सूर्य में है, जो बृहस्पति में है, शनि में है, यूरेनस नेपच्यून में, उसी ने आगे जा कर के पृथ्वी पर
महाद्वीपों को ऐसी आकृति प्रदान की। तो आज की इस चर्चा में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा इन सब के पीछे एक सॉलिड बेस है। हम कोई कल्पना के आधार पर नहीं कह रहे हैं। अगर आप मंगल ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के आज की इस चर्चा में हम यही कहना चाहते हैं कि वास्तव में महाद्वीप और महासागरों का जन्म जिस प्रकार से अल्फ्रेड वेगनर ने बताया है वो गलत है। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी गलत है। जो अल्फ्रेड वेगनर ने पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, उस पुस्तक में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के सिस्टम को देखें कि तारे किस प्रकार से सिकुड़ते जा रहे हैं और ग्रह किस प्रकार से सिकुड़ते हुए। नासा का केपलर मिशन ये बताता है कि अनेक ग्रह जो खोजे जाते जा रहे हैं, और दूसरे अभियानों से भी पता चलता है कि किस प्रकार से अनेक ग्रह खोजे जा रहे हैं। उन ग्रहों की तुलना कीजिए आप, गैस दानव, रॉकी प्लैनेट, सभी को तुलना करने पर पता चलता है कि ना तो चंद्रमाओं की उत्पत्ति ऐसे होती है और ना ग्रहों की उत्पत्ति नेबुलर हाइपोथेसिस से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक लॉन्ग प्रोसेस जो कन्वर्जन की थी, क्योंकि कॉलिजन से ग्रहों और चंद्रमाओं की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आज की इस चर्चा में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। अल्फ्रेड वेगनर ने जो थ्योरी दी थी कि पेंजिया जैसा एक सुपर कॉन्टिनेंट था बताया जाता है, वो गलत है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस चर्चा में हमने बताया कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर बनते हैं और किस प्रकार से महाद्वीपों की ऐसी आकृति बनती है। धन्यवाद। आज की चर्चा का मैं यहीं पे विराम देता हूं। मेरा निवेदन है इसको सभी भूगोलवेत्ता ध्यान दें और सभी वैज्ञानिक और नवाचार करने वाले शोधकर्ता इसको ध्यान दें, और इस पे अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। आज की चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूं।